क्या हाल है आप सभी बच्चों के। तो स्वागत है आप सभी का दीपक पाठक क्लासेस में। आज मेरे प्यारों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर का नाम है TDS और साथ में TCS। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। शुरुआत में पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग अपनी तैयारियां बहुत अच्छी कर रहे हो। कुछ 2 ढाई महीने 2 सवा 2 महीने के बाद आपका एग्जाम है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आऊंगा, तो लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे, ये चैप्टर है TDS और TCS। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आप देखें तो 95% टॉपिक जो है वो TDS का है और 5% टॉपिक अप्रोक्सीमेटली जो है वो TCS का है। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में आपको बताता हूं और फिर हम ये वाला चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे। बेटे, TDS का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या फुल फॉर्म है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जिस सोर्स से पैसे यानी कि पेमेंट जा रही है, गवर्नमेंट ने उसको बोला है, पेमेंट देने वाले पर्सन को, कि भाई तू पहले इस पेमेंट में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करियो और बाकी पेमेंट फिर जाकर जो है वो पेई को तू दियो। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि सर क्या कह रहे हो। बेटे, TDS का जो प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर आई, उसका उसके ना बहुत सारे रीजंस थे। वो रीजंस क्या है? देखो जी, हमारे भारत की पॉपुलेशन है 142 करोड़। ठीक है मेरे प्यारे, 142 करोड़ की जनसंख्या, डेली बेसिस पर करोड़ों ट्रांजैक्शंस जो है होती है, पेमेंट दिया जाता है और पेमेंट लिया जाता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न की आप बात करते हैं, मैंने आप लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर भी अपलोड भी किया हुआ है, क्लास के अंदर भी पढ़ाया। जो रिटर्न भरते हैं वो तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ जनसंख्या, 7.25 करोड़ जनसंख्या जो है वो रिटर्न भरती है। और बाकी सब कहते हैं दैट आई एम गरीब, हम लोग गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम रिटर्न कहां से भरे। तो सोचो, 142 करोड़ की जनसंख्या रिटर्न भर रही है, 7.25 करोड़ की जनसंख्या। क्या बाकी के लोग इनकम नहीं कमा रहे होंगे? अगर वो इनकम नहीं कमा रहे तो वो अपना घर वगैरह जो है वो इतना सब कैसे चल रहा है? देखने में GDP हमारी ग्रोथ हो रही है, भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन इनकम किसी की नहीं हो रही। इनकम टैक्स जो है अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली। तो भारत की सरकार बड़ी चिंतित थी कि यार क्या किया जाए कि ये जितने भी लोग हैं जो इनकम कमा रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे में लेकर आए। तो उन्होंने एक प्रोविजन निकाला TDS का। विदेशों में इस प्रोविजन को कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। क्या कहते हैं? विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, अभी बताते हैं इस प्रोविजन के बारे में। तो क्या किया भारत की सरकार ने? ये TDS नाम का प्रोविजन निकाला जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो पेयर है, जब वो पेई को पैसा देगा, पेयर पेई को जब पैसा देगा तो वो वहीं पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के नाम से पेई का जो है वो टैक्स काट लेगा और ये पेयर इस टैक्स को काटने के बाद डिपॉजिट कर देगा कहां पर? गवर्नमेंट के अकाउंट में। क्या बोला गया बेटे? ये जो पेयर बंदा है, ये पेयर पेई को पैसे देगा तो उस पैसे में से कुछ परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में काट कर डाल देगा और उसको बोलते हैं TDS। अब देखो क्या होगा। अब पेई बंदा जिसका अमाउंट ऑफ टैक्स पहले से ही पेयर ने काटकर गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दिया, अब पेई पे ऑप्शन है कि वो अपने इस पैसे को क्लेम कर सकता है। तो क्लेम करने के लिए पेई जो है वो क्या करेगा? वो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा और यहां पर वो अपनी इनकम को शो करेगा। वो ITR भरेगा और अपनी इनकम को क्या करेगा? वो शो करेगा। और जैसे इस बंदे ने, पेई ने अपनी डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अपलोड करी, ऐसे इनकम टैक्स अथॉरिटी की नजर में ये सामने वाला पर्सन भी आ जाएगा। तो ये भारत के सरकार की मंशा थी। बात कुछ समझ में आ रही है?
तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कई सारी ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसी है, जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनाई गई कि भाई तू सैलरी जब देगा तो सैलरी में से टीडीएस का अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके फिर तू ये पेमेंट जो है वो आगे एम्प्लॉय को दियो। या एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि मान लो मैं अपने मकान मालिक को जो है वो रेंट पे कर रहा हूँ। क्या पे कर रहा हूँ? रेंट पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पेयर हूं, मेरा मकान मालिक पे ही है। अच्छा, मकान मालिक वैसे कहने को तो मकान मालिक है, देखने से तो मकान मालिक है, लेकिन वो बंदा अपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरता। तो गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया पेयर के ऊपर जो है वो बोला कि पेयर भाई जब तू रेंट की पेमेंट करेगा ना, तू एक काम करियो, कुछ परसेंटेज काट के मेरे बैंक अकाउंट में डाल दियो गवर्नमेंट के, पे ही अपने आप मुझे खोजता खोजता जो है वो पहुंच जाएगा अपना क्लेम लेने के लिए, अगर सच में उसकी इनकम इनकम टैक्स के स्लैब रेट से कम है। और अगर उसकी इनकम इनकम टैक्स के स्लैब रेट से ज्यादा होगी तो वो पे ही जितना टैक्स बनता है वो पे करेगा। अगर रिफंड का अमाउंट फिर भी बनता है तो दे देगा, नहीं बनता तो और हमें पेमेंट देके जाएगा, तो कुल मिलाकर वो बंदा नजर में आ जाएगा। तो ये टॉपिक है हमारे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस का। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर दूसरा पॉइंट है, दूसरा ये कहता है टीसीएस। क्या कहते हैं जी? टीसीएस। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या फुल फॉर्म है इसकी बेटे मेरे? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब इसका मतलब क्या है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का? बेटे क्या हुआ कि जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, यहां मान लो ए है और ये बी है, तो कोई मिस्टर ए किसी बी को कोई इनकम कमाने का जरिया प्रदान कर रहा है। बेटे ये बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई मिस्टर ए नाम का पर्सन कोई मिस्टर बी को इनकम कमाने का एक जरिया दे रहा है। सारी इनकम कमाने के जरिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक इनकम अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो इनकम कमाने का जरिया देगा वो पक्का कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तभी तो भाई जरिया देगा। तो वो चार्ज अपने पैसों के साथ एक टीसीएस का अमाउंट भी चार्ज करेगा इस मिस्टर बी से और सबमिट कर देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। किस नाम से? टीसीएस के नाम से। तो जी ये क्या है टीसीएस, अब जरा समझाता हूं। और वो कौन कौन से स्पेसिफाइड इनकम होंगे जिसको कमाने का मैं जरिया दे रहा हूं। अब देखो कि गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा जंगल काटने का ठेका दिया। जंगल काटने का ठेका, जो फॉरेस्ट वगैरह है उनका ठेका दिया। तो जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो पर्सन जंगल काटेगा। तो उसने गवर्नमेंट से ठेका लिया मान लो 5 करोड़ रुपए का। कोई एक पूरा का पूरा जंगल है, कोई मिस्टर बी नाम का पर्सन गवर्नमेंट के पास आता है और गवर्नमेंट उसको ये टेंडर दे देती है। तो गवर्नमेंट ने जब ये टेंडर उस जंगल काटने वाले मिस्टर बी को दिया 5 करोड़ रुपए में, तो ये 5 करोड़ रुपए बी ने गवर्नमेंट को दिए होंगे और साथ में ही गवर्नमेंट उससे 1% का टीसीएस जो है वो डिडक्ट कर लेगी। क्या डिडक्ट कर लेगी? टीसीएस डिडक्ट कर लेगी। ये परसेंटेज अभी आप याद मत करो, आप बस इतना याद करो कि टीसीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है? क्यों डिडक्ट कर लेंगे भाई? ये जो गवर्नमेंट से ठेका लिया है जंगल काटने का, ये बी ने लिया है। आपको पता है जितने भी जंगल वंगल काटने के ठेके होते हैं ये माफिया लोग करते हैं। माफिया तो जानते ही हो आप लोग, डॉन। ये डॉन बंदे ने लोगों से लूट कर ही खाया, तो ये क्या सरकार को टैक्स पे करेगा और सरकार कहां इसके पीछे पीछे घूमती रहेगी। तो सीधा इस पर अड़ंगा डाला गवर्नमेंट ने, या कोई भी पर्सन ने। यहां जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने दिया, किसी ने भी ठेका दिया। ए ने ठेका दिया बी को, जिससे उस ठेके की वजह से बी की इनकम जनरेट होगी। तो ऐसे में जब वो पेमेंट देगा उस ठेके के बदले, तब वहां पर
जिसने ठेका दिया था वो टीसीएस का अमाउंट उससे कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। बात कुछ समझ में आ रही है? और कुछ आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बाहर एक अच्छी खासी जमीन है। अब रेलवे स्टेशन है तो इस जमीन पर जो है वो पार्किंग का ठेका मिल गया किसी बंदे को, ठीक है। कोई एक मिस्टर एक्स है, उसको पार्किंग का, इस पूरी की पूरी बहुत बड़ी जमीन है, उस पर पार्किंग का ठेका मिल गया। तो क्या लगता है आपको, एक आम आदमी, एक बिजनेस पर्सन जो होते हैं, ये लोग क्या ये पार्किंग पुर्किंग का काम करते हैं? सर ये सब लोग जो करते हैं ये माफिया लोग करते हैं, माफिया डॉन, जो लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये लोग क्या टैक्स की पेमेंट करेंगे? तो सिंपल, जब इनको ये पार्किंग का ठेका मिला था तब उसी समय पर वो टीसीएस का अमाउंट भी जो है जिसने ठेका दिलवाया है उसको दे देंगे। तो देखो दोनों एग्जाम्पल में जो टीसीएस का अमाउंट पे करेगा उसको इनकम कमाने का जरिया मिल रहा है। एक एग्जाम्पल और देता हूं कि मैं दारू का मैन्युफैक्चरर हूं, अल्कोहल का, और मैंने वाइन शॉप ओनर को जो है वो शराब जो है वो दी ताकि वो आगे जो है इसको सेल कर सके। अब क्या लगता है आपको, जो शराब वराब बेचते हैं जनरली वो लोग कौन होते हैं? कभी भी देख लेना आपके लोकल एरिया में, गांव में, टाउन्स में, शराबों की जितने ठेके वेके होते हैं शराब के, तो वो सब कौन होते हैं? वो सब भी किसी माफिया से कम नहीं होते। तो वो क्या ही टैक्स पे करेंगे? तो सिंपल, तू यहाँ पर एक काम कर, तू टीसीएस पे करके फिर निकल आगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड तो कम से कम समझा दी हो, टीडीएस का और टीसीएस का। ठीक है जी, समझ में आ गया? बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, ये ना बड़ा आसान है। टीडीएस का जो चैप्टर है बहुत आसान है, तो मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है, एक तो ये नोट्स आप लोगों को सेंड किए हुए हैं, और इसी के साथ एक कुछ 3 या 4 पेज का एक चार्ट नोट भी मैंने बनाया हुआ है, तो वो चार्ट नोट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। और कोई आउटसाइडर बच्चा मेरी वीडियो अगर देख रहा है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बोल सकता है, नीचे नंबर है, उसके फोन पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, या मेरी एप्लीकेशन दीपक पाठक क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन वाले, फ्री मटेरियल्स वाले सेक्शन में जाकर। ठीक है जी, तो अब मैं समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वेदर टीडीएस वुड बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी और अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला क्वेश्चन है। जैसे कि क्या हुआ, ए बी को अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। इनवॉइस की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है और उस पर जीएसटी है 18%। तो टोटल पेमेंट होगी 11,80,000। ठीक है, ए इस बी को पे करेगा, ठीक है। तो पे करते वक्त वो क्या काटेगा, वो टीडीएस काटेगा। अब टीडीएस का अमाउंट, क्वेश्चन ये है कि 11,80,000 पे कटेगा या 10 लाख रुपए पे कटेगा। तो मेरे प्यारे, टीडीएस का चैप्टर, जब भी टीडीएस आपको डिडक्ट करना है तो जीएसटी को एक्सक्लूड करके, मतलब जीएसटी का ये जो 1,80,000 का अमाउंट है उसको एक्सक्लूड करके जो मेन अमाउंट है उस अमाउंट पे जो है वो टीडीएस कटेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये सबसे पहले क्वेश्चन की ये क्लैरिफिकेशन है। तो देखो जी क्या कहता है, एज पर सीबीडीटी wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, GST component comprised in the amount payable to a resident is indicated separately. Tax shall be deducted at source on the amount paid or payable without including such GST component. जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ, ABC Limited has taken services from an architect for which the architect has raised an invoice of rupees 10 lakh plus GST। तो GST है 1,80,000, तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू 1180 हो गई, लेकिन आपका जीएसटी और टीडीएस जो कटेगा वो 10 लाख रुपए यानी कि मेन अमाउंट पे कटेगा। ठीक है, अब दूसरी बात है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा। चैप्टर 1 ये कहता है कि क्या सरचार्जेस और सेस भी, आपने देखा होगा एक होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस
और एक इनकम जब 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट। तो क्वेश्चन ये है कि टीडीएस का अमाउंट जब कटेगा, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए पे 10% का टीडीएस है, तो 10% का टीडीएस 10 लाख पे कटेगा और उसके साथ क्या सरचार्ज और सेस भी कटेगा। तो मेरे प्यारे ध्यान से सुनो, जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं अगर वो रेजिडेंट पेई है, मतलब वो भारत का रेजिडेंट है, तो सैलरी जो रेजिडेंट भारत का है और वो पेई जो है वो कंपनी है, मतलब मैं पेमेंट किसी कंपनी को कर रहा हूं, तो फिर मैं उसका सरचार्ज और सेस डिडक्ट किए बिना टीडीएस जो है वो काटूंगा। सरचार्ज एंड सेस शैल नॉट बी एडेड टू द टीडीएस रेट। ऑल वेल। जैसे कि मान लो मुझे एक कंपनी को 10 लाख की पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए की कंपनी को, कंपनी रेजिडेंट है, तो मैं सिंपल इस 10 लाख के अमाउंट पर टीडीएस काटूंगा। टीडीएस का जो भी रेट सेक्शन के अंदर दे रखा होगा, 10 लाख मल्टीप्लाई टीडीएस का रेट। ऑल वेल। एनी अदर एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया अगर होगा, यानी कि कंपनी के अलावा कोई और एसएससी होगा, तो सरचार्ज और सेस ऐड तब होगा while computed TDS under section 192 on salary, surcharge shall be added only where the total income as computed by the employer exceeds rupees 50 lakh। तो सेक्शन नंबर 192 अभी टीडीएस का मैं बिल्कुल सबसे पहला सेक्शन है वो आपको बताऊंगा, थोड़े से चेंजेस भी हैं वो भी बताऊंगा। तो सरचार्ज और सेस जो है वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब एम्प्लॉय को तनख्वाह जो है वो 50 लाख रुपए से ऊपर मिल रही है। तो ये तो वैसे भी पता है हम लोगों को कि सरचार्ज लगता कब है, जब 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम होती है। इसके अलावा लगने की जरूरत रेजिडेंट में नहीं है। तो फ्लैट जो टीडीएस का रेट बताया हुआ है वो रेट पेयर जितना भी अमाउंट दे रहा है पेई को, उतना रेट मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा। मान लो मुझे आपको 20 लाख देने हैं, आप रेजिडेंट कंपनी हो, रेट ऑफ टीडीएस 10% है, तो मैं 2 लाख रुपए काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दूंगा। सिंपल। आप कंपनी हो, आप बाद में जाके क्लेम कर लेना। ठीक है जी। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट पेई है, मतलब मैं पैसे उसको दे रहा हूं जो कि नॉन रेजिडेंट पेई है, जैसे कि या तो फॉरेन कंपनी है या कोई अदर है, तो बेटे मेरे सरचार्ज लगेगा 2% का अगर मैं पेमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कर रहा हूं, और अगर पेमेंट 10 करोड़ से ऊपर कर रहा हूं तो सरचार्ज लगेगा 5% का, और ऑल केसेस में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर देना। बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है जी। मतलब कि 2 करोड़ की पेमेंट मैं फॉरेन कंपनी को कर रहा हूं, मान लो टीडीएस का रेट 5% है, तो अमाउंट आया 10 लाख। इस 10 लाख में प्लस करेंगे 2% सरचार्ज का और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, तो वो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। और अदर केसेस में द रेट ऑफ टीडीएस शैल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ 10, 12, 15, 25, 37। तो जैसे जैसे 50 लाख पे 10%, 1 करोड़ 12%, 2 करोड़ 15%, 5 करोड़ 25% और उसके आगे 37%, तो ये सरचार्ज की रेट है अदर केसेस में। फॉरेन कंपनी के केस में ये, अदर केसेस में ये। बस अब हमारा टीडीएस का चैप्टर शुरू हो रहा है, तो मेरे प्यारे ध्यान से सुनना। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 192 टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। तो देखो बेटे, मैं आपको 2 टीडीएस बताऊंगा। तो 2 टीडीएस होंगे, एक सैलरी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, और एक लॉटरी अगर कोई जीतता है। तो सैलरी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तब टीडीएस काटना है जब एक्चुअली में सैलरी दी गई है, मतलब पेई ने अमाउंट रिसीव कर लिया है, और लॉटरी तब काटना है जब लॉटरी बंदे को रिसीव हो रहा है, लॉटरी का अमाउंट। क्लियर है? उनके अलावा बाकी सारे सेक्शंस के अंदर आंसर कुछ और होगा, मतलब ड्यू बेसिस पर हम टीडीएस काटेंगे। जरूरी नहीं है कि रिसीव हो, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। एक्रूड जब हो जाएगी तभी टीडीएस कट जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को पे करो, अगर ड्यू हो गई तो भी टीडीएस कट जाएगा। लेकिन 2 केसेस में, सैलरी और लॉटरी के केसेस में, टीडीएस तभी कटेगा जब आप एक्चुअली में सामने वाले को पे कर रहे हो। क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 192 टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, ये बहुत अच्छा सेक्शन है, अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि यहाँ रेट स्पेसिफाइड नहीं है।
आपको हर बार रेट निकालना पड़ेगा। तो क्या है कि टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, तो यहां पर पक्की बात है कि एक एम्प्लॉयर होगा जो किसको, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है। तो सेक्शन 192 कहता है कि इस एम्प्लॉयर की लीगल ऑब्लिगेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 की जो भी सैलरी का अमाउंट दे रहा है उसमें से ये टीडीएस को डिडक्ट करे और डिडक्ट करके जमा करे कहां पर, गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सैलरी तो मुझे पता है मैं कितनी दूंगा, एम्प्लॉयर ये बात बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि टीडीएस का अमाउंट मैं कितना डिडक्ट करूं। ठीक है, तो एक ये सेक्शन ऐसा है जहां स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स नहीं है। बाकी सेक्शनों में आप देखोगे 20%, 10%, 5%, 2% ऐसे रेट फिक्स होंगे। यहां फिक्स रेट नहीं है, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। तो वही निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। तो पेमेंट बाय एनी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म या कंपनी एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर हो, भारत के अंदर कोई भी एम्प्लॉयर है और कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो रेजिडेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट। ऑल वेल, तो नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय भी तो काम करते हैं इंडिया के एम्प्लॉयर्स के पास। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इनकम अर्न बाय एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ सैलरी। सैलरी आपको पता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक्सेट्रा। और टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस का अमाउंट कब काटना है, तो मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट कर रहे होंगे तो उस समय टीडीएस का अमाउंट आपको काटना है। बाकी के सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आएगा जब एक्रूड हो जाती है ना पेमेंट, तभी आप टीडीएस काट लेते हो, लेकिन यहां पर जब आप पे कर रहे होते हो तभी आप टीडीएस काटते हो। ऑल वेल, तो टीडीएस का रेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ के बताता हूं, फिर मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। देखो, TDS is to be deducted at the slab rate applicable to the estimated income। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेगा, मतलब एम्प्लॉय पूरे साल में कितना पैसा कमाएगा वो निकाल लेगा एस्टिमेटेड इनकम, और फिर उस इनकम से स्लैब रेट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर जो है वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा। ठीक है, और जो भी, और इनकम जब निकालेंगे एस्टिमेटेड इनकम, तो उसमें वो डिडक्शन विडक्शन सब कुछ काट के बची हुई जो एस्टिमेटेड इनकम होगी सब काट पीट के उस एस्टिमेटेड इनकम पर उसके टैक्स के अमाउंट को निकालेगा, कितना टैक्स के लिए लाइबल है एम्प्लॉय, और डिवाइड बाय 12 कर देगा। तो एम्प्लॉय को हर मंथ लगभग इतना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना है, तो यही पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी से काट के जमा कराएगा गवर्नमेंट को। ऑल वेल, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 192 टीडीएस का ये कहता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय को उसकी सैलरी देता है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय की पूरे साल की इनकम को पहले से एस्टिमेट कर ले। एस्टिमेट करते वक्त वो सारी डिडक्शन वगैरह सब क्लेम करेगा एम्प्लॉय का, और इनकम एस्टिमेट करने के बाद उसकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करे। जितनी टैक्स लाइबिलिटी आएगी डिवाइड बाय 12 कर दो, पर मंथ का टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा, वही अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देना। और जैसे ही साल कंप्लीट होगा एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा, अगर वो टैक्स के लिए लाइबल होता है तो फिर वो टैक्स जमा करा देगा, नहीं होता तो रिफंड लेगा। समझ गए जी? अब पढ़ रहा हूं इसको जी, क्या कहता है, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द स्लैब रेट applicable to estimated income of the employee. In other words, the total tax liability of the employee should be calculated on the basis of his estimated income, and such tax liability shall be deducted in 12 equal monthly installment. Done है बेटे? यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ, जरा ध्यान से सुनना। मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड एंड ही अर्न ए सैलरी ऑफ 8 लाख। 8 लाख की उसकी सैलरी है, 90,000 वो NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डालता है, और उसने वो एम्प्लॉयर को बता दी। तो अब एम्प्लॉयर उसकी एस्टिमेटेड इनकम निकालेगा, तो 8 लाख उसकी सैलरी है माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना आ गया 7.5 लाख। 7.5 में से 90,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर ये 1,90,000 होता तो 1.5 लाख तक लिमिट हो जाती। अमाउंट आ गया एस्टिमेटेड इनकम 6,60,000। तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली 6,60,000 पे आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 46,280।
तो 46 टू 80 को डिवाइड बाय 12 करा, कितना अमाउंट आया 3856.67। ये पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने काटेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। डन है, क्लियर है। लेकिन अब एक पंगा है, वही 115 BAC1A वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे, अब एम्प्लॉय ने कौन सा ओल्ड रिजीम को फॉलो कर रहा है या 115 BAC1A न्यू रिजीम को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक पंगा है। तो कह रहा है ए डिडक्टर बीइंग एन एम्प्लॉयर हैज टू सीक इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयर एस्टिमेटेड इनकम निकालने से पहले इंफॉर्मेशन लेगा ईच ऑफ, अपने हर एम्प्लॉय से, रिगार्डिंग देयर इंटेंडेड टैक्स रिजीम, कि वो कौन से टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं। एंड ईच सच एम्प्लॉय वुड इंटीमेट द सेम टू द डिडक्टर, और एम्प्लॉय डिडक्टर को ये बात बताएगा regarding his intended tax regime for each year, and upon intimation the deductor has to compute his total income and deduct tax at source thereon according to the option exercise। क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट के अंदर है तो फिर वहां HRA वगैरह के अलाउंसेस नहीं मिलते, ओल्ड रिजीम को फॉलो कर रहा है तो फिर वहां HRA वगैरह के एग्जाम जो है अलाउंसेस मिलते हैं, तो दोनों में इनकम टैक्स लायबिलिटी बंदे की दूसरी आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इफ इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय एम्प्लॉय, और अगर एम्प्लॉय ने इंटीमेशन नहीं दिया है और एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यू है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC and has not exercised the option to opt out for the default tax regime, in such a case employer has to deduct tax at source or income under section 192 in accordance with the rate provided under section BAC1। मतलब BAC1 है, मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई इंटीमेशन नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट 115 BAC1A के अंतर्गत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स कैलकुलेट कर देगा। सही है। 115 BAC1A क्या है, वो सैलरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये पूरा हो गया बेटे। और मैनर क्या है, मैनर मैं आपको बता चुका हूं कि सब कुछ एडजस्ट करने के बाद डिडक्शन वगैरह एवरीथिंग, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन सब कुछ लोगे, 80C से 80U सब कुछ लोगे, और उसके बाद जो उसकी नेट इनकम आएगी, नेट सैलरी आएगी, उसके ऊपर आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। ओके बेटे। अब अगला है बेटे सेक्शन 192A, TDS ऑन प्री मेच्योर टैक्सेबल विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जिसका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, उसने मैच्योर होने से पहले अपने उस अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अगर वो 2000, 4000, 5000, 40,000, 49,999 तक निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन 50,000 या उससे ज्यादा पैसे अपने PF अकाउंट से निकालता है तो प्रोविडेंट फंड वाले 10% का TDS काटकर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देंगे। अब वो एम्प्लॉय नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, अपनी रिटर्न भर के, अगर वो टैक्स के स्लैब में नहीं आता तो फिर वो अपना रिफंड ले लेगा, और टैक्स के स्लैब में आएगा तो टैक्स पे कर देगा। तो 192A कहता है 50,000 रुपए से ज्यादा आप PF अकाउंट से निकालोगे तो 10% TDS आपका कट जाएगा। ओके, अभी हमने दो TDS पढ़े, एक 192, एक पढ़ा 194A, ऑल वेल, सॉरी 192A। अब हम सीधा बढ़ते हैं 194B पर, TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा। आप एक लॉटरी जीत गए, तो किसी से भी जीते हो सकता है किसी कंपनी से, कोई इंडिविजुअल से, कोई प्रोप्राइटरशिप से, कोई छोटे मोटे लॉटरी वाले से, कहीं से भी आप जीते हो। तो देखो लिखा है पेमेंट बाय एनी पर्सन एंड पेमेंट टू एनी पर्सन। अब यहां पर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों हो। बस एक बात है, आपके लॉटरी का अमाउंट जो है 10,000 से ज्यादा हो। सही है जी। 10,000 से ज्यादा अगर होता है, 10,000 तक होता है, आपने लॉटरी जीती, कोई TDS नहीं, और 10 से ज्यादा हो तो TDS लगेगा 30%। ये मैंने आपको अदर सोर्सेज के चैप्टर में भी पढ़ाया था। ऑल वेल, ये तो आसान है। अब ये वाला थोड़ा समझने वाला है, इसको आप ध्यान से समझ। मैंने अभी क्या बताया, आप कैश लॉटरी जीते आप 30,000 रुपए की, तो जो लॉटरी खिलाने वाला है आपको 30,000 देगा, तो वो 30 देगा ही नहीं, वो 30,000 का 30% यानी कि 9,000 रुपए जमा करा देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में।
आपको रिसीव होगा 21,000 रुपए। ऑल वेल। अब ये कह रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर विनिंग इन काइंड। काइंड में अगर आप जीतते हो तो क्या है, क्योंकि पहले तो आपको पता लग गया कि भाई 30,000 कैश मिल रहा है तो उससे 30% निकालना बहुत आसान है, लेकिन आप काइंड में जीत रहे हो तो क्या होगा। कहते हैं वेयर द विनिंग आर इन काइंड द पर्सन गिविंग द प्राइज शुड फर्स्ट डिडक्ट द एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड देयर आफ्टर रिलीज द प्राइस। अगर विनिंग काइंड में है तो जो पर्सन है जो प्राइस दे रहा है वो पहले एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ टीडीएस उस सामने वाले से लेगा और तब जाकर प्राइस जो है वो रिलीज करेगा। जैसे आप स्कूटी जीत गए काइंड में लॉटरी, तो मैं स्कूटी के अमाउंट जितना भी अमाउंट होगा उसके टीडीएस का पैसा आपसे लूंगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराऊंगा, आपको स्कूटी दूंगा, आप बाद में जाके गवर्नमेंट से ले लेना, ठीक है। लेकिन यहां एक समस्या है, इफ टीडीएस अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द विनर। मान लो मैं दीपक पाठक, आपने मुझसे कोई लॉटरी खेली और आप जीत गए, आपको स्कूटी मिली 1 लाख रुपए की, तो 30% यानी कि 30,000 में आपसे लेके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराऊंगा, ठीक है जी। अगर मैंने जमा करा दिए तो बहुत आसान है। द अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी कैलकुलेटेड टेकिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस गिवन इन द काइंड एज द बेसिस। तो 1 लाख की स्कूटी थी तो बात खत्म हो गई। इफ टीडीएस अमाउंट इज नॉट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द विनर, और अगर टीडीएस का अमाउंट विनर से मैंने रिकवर नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ प्राइस एंड द टीडीएस अमाउंट वुड बिकम द विनिंग अमाउंट। तो जैसे 1 लाख रुपए की स्कूटी प्लस उसका टीडीएस जो भी निकलेगा एंड द अमाउंट ऑफ टीडीएस वुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। तो यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है इस दोनों को समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। Alia Bhatt participated in a quiz competition meant for kids. She won an extremely advanced toy of Doraemon which was valued at rupees 2 लाख। अब मान लो आलिया भट्ट से वो रिकवर कर लिया होता, 2 लाख की वैल्यू थी, रिकवर कर लिया है, टीडीएस का अमाउंट तो सिंपल था, 2 लाख का 30% 60,000, ये वाला अगर होता। लेकिन अगर रिकवर नहीं किया, इफ टीडीएस अमाउंट इज नॉट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द विनर, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले 2 लाख रुपए का जो काइंड का प्राइस मिला है उसको पहले 100% में करेंगे। तो 2 लाख डिवाइड 70%, उसकी वैल्यू पहले 100% करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसका 30% जो है वो टीडीएस बनेगा 85714। तो देखो यहां इन दोनों के अमाउंट में कितना ज्यादा फर्क आ गया। आया कुछ समझ? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर विनर से प्राइज मनी रिकवर नहीं करी या नहीं देता विनर, तो ऐसी सिचुएशन में 2 लाख का प्राइज मनी था, 70% आपका बचा हुआ अमाउंट मिलना चाहिए था आपको। तो ठीक है जी, 70% से डिवाइड करके इसको 100 बनाया, जो भी अमाउंट आया होगा उसका 30% जो है वो अमाउंट ऑफ टीडीएस। समझ गए जी? क्लियर है? ये भी आ गया। अगला ये कहता है, बिल्कुल नया अमेंडेड है और फ्रेश आप लोगों के लिए आया हुआ है, जरा ध्यान से सुने। ऑनलाइन गेम अगर आप खेलते हो तो ये न्यूली अमेंडमेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इससे पहले ये कभी नहीं था, ठीक है। तो ये न्यूली अमेंडेड है, तो यहां से ये पूरी की पूरी अमेंडमेंट है। तो गाइडलाइंस टू रिमूव डिफिकल्टीज ये आपके इंस्टीट्यूट ने दी हुई है, वहीं से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। गाइडलाइंस टू रिमूव डिफिकल्टीज अराइजिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 BA। ऊपर जो हमने पढ़ा वो कौन सा था? 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और 194B के साथ इन्होंने ए जोड़ा और ये क्या बना दिया? ये बना दिया आपका विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। रेट ऑफ टीडीएस 30%। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो कहीं आपको ऑनलाइन गेमिंग अगर मिलती है तो रेट ऑफ टीडीएस आपका क्या माना जाएगा? 30% का। तो देखो लिखा हुआ है, गाइडलाइंस टू रिमूव डिफिकल्टीज अराइजिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 194BA। तो इन्होंने डाल दिया न्यू सेक्शन 194BA has been inserted by the Finance Act 2023 requiring to deduct tax at source
by any person responsible for paying any person whether resident or non-resident. 194 बी भी दोनों पे एप्लीकेबल होता था. Any income by way of winning from any online game during the financial year on the net winning in his user account computed in the manner as may be prescribed at the end of financial year at the rate in force, that is 30%. So such net winning from the online game during the previous year would be chargeable to tax at 30%. अब ये net क्या है? जो भी आपने जीता वो कट पिट के आपको जितना मिला उसका 30% जो है वो आपको टैक्स पे करना है. ऑल वेल. तो अंडर सेक्शन 115 BBJ द टैक्स वुड बी कैलकुलेटेड ऑन नेट विनिंग फ्रॉम सच ऑनलाइन गेम कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर. तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए. क्वेश्चन के आंसर है, if any difficulty arises in giving effect to the provision of this section, the CBDT may, with the previous approval of CG, such guidelines for the purpose of removing the difficulty. तो कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन 1, there are large number of gamers who play the very insignificant amount and withdraw also very small amount. So deducting TDS under section 194 BA for each insignificant withdrawal would increase compliance for tax deductor. Can there be relaxation to ease compliance? अब देखो, मैं खेल रहा हूँ, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा हूँ, मैंने बहुत जीत लिया, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो अपने अकाउंट से निकालता हूँ. क्या बार बार जो डिडक्टर है, जो ऑनलाइन गेमर है, जो गेमर नहीं, मैं तो खेलने वाला हूँ, जो मुझे पैसा दे रहा है वो बार बार क्या TDS का अमाउंट काटेगा? ये क्वेश्चन है. Answer, tax may not be deducted on withdrawn on satisfaction of all the following conditions. Net winning comprised in the amount withdrawn does not exceed ₹100 in a month. 100 रुपए से ज्यादा अगर नहीं निकालते तो फिर TDS काटने की जरूरत नहीं है. Tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when the net winning comprised in withdrawal exceed 100 in the same month or subsequent month of if there is no such withdrawal at the end of the financial year, and the deductor undertake responsibility of paying the difference if the balance in the user account at the time of tax deduction under section 194 BA is not sufficient to discharge the tax deduction liability. तो ये कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट कह रहा है, tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when the net winning comprised in withdrawal exceed 100 in the same month or subsequent month, और इफ देयर इज नो सच विड्रॉल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो देखो, 100 रुपए से ज्यादा कम का अगर नहीं हुआ तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं है. महीने में आपने 100 से ज्यादा नहीं निकाले तो काटने की जरूरत नहीं है. तो पूरे साल अगर पैसे नहीं निकाले काटने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? तो ये आपकी क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी है. क्वेश्चन नंबर 2, when the net winning is in kind, how will tax deduction under section 192(4) BA operate? So at the outset, it may be clarified that where money in user account is used to buy an item in kind, मान लो आप उस पैसे से kind की कोई चीज ले सकते हो, तो then it is net winning in cash only, and the deductor is required to deduct tax under section 194 BA accordingly. तो हम मानेंगे कि ये कैश ही है, क्योंकि उस पैसे से वो कोई सामान ले रहा है. मान लो 30,000 रुपए आप जीत गए और 30,000 रुपए आपको बोला है कि ये सामान ले सकते हो, तो 30,000 आपको कैश मान लिया जाएगा और आप पर TDS 30% का लग जाएगा. ठीक है जी. तो ये पूरा का पूरा है बेटे. और अगर जो पैसा काटा है अकॉर्डिंग टू दिस वेयर द नेट विनिंग आर होली इन काइंड और पार्टली इन कैश, एंड होली काइंड में है, पार्टली इन कैश में, एंड पार्टली इन काइंड में है, but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deductor of tax in respect of whole of the net winning. In this situation, the person responsible for paying shall, before releasing the winning, ensure that tax has been paid in respect of the net winning. सर जी, अगर मैं आपको काइंड में कोई चीज दे रहा हूं, आप जीत गए, देने वाला ये श्योरिटी रखेगा कि जितना आप जीते हो उसका कम से कम इतना पैसा टैक्स के रूप में ले लिया गया है, जो कि TDS के रेट को सफिशिएंट करता है 30% के. सही है? यानी कि मैं आपसे 30% काइंड में देने के बाद सामान देने से पहले आपसे पहले 30% रिकवर करके गवर्नमेंट को जमा करूंगा, वरना मैं खुद लाइबल होऊंगा. ऑल वेल. ठीक है जी. तो ये हमारा हो गया. तो ये आप देख लेंगे. अगला है अपना, अच्छा एक बात और है, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट GST विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ विनिंग फ्रॉम TDS अंडर सेक्शन
194 बी है। तो यहां पर भी जीएसटी के इंक्लूसिव के अमाउंट पर टीडीएस नहीं लगेगा, जीएसटी के एक्सक्लूसिव अमाउंट पर टीडीएस लगेगा। ठीक है जी, ओके। अब आ गया जी अगला 194 बीबी, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो देखो, लॉटरी, हॉर्स रेसेस, इन सारी सिचुएशन में टीडीएस काटना तब है जब पेमेंट आप कर रहे हो। जितने भी सिन काम होते हैं मैंने आपको अदर सोर्सेज में बताया 30% का, और कोई भी हॉर्स रेस जीता हो, चाहे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट। और हॉर्स रेस कौन खिलवाता हो? वो लाइसेंस जिसके पास हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने हॉर्स रेस है, जहां पर हॉर्स रेस होती है, उनके पास लाइसेंस है। क्लियर है? आप अपनी गली में घोड़े मत दौड़ा देना, तो वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? अब अगला है सेक्शन 193, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो मेरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्या हुआ कि मेरी कोई सिक्योरिटीज मिस्टर ए ने होल्ड की हुई है, और उस सिक्योरिटी पर मुझे हर साल देना पड़ता है क्या? इंटरेस्ट। तो आज मैं ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूं, तो सर मैं इसमें से टीडीएस के अमाउंट को डिडक्ट करके बाकी बैलेंस पे आपका पेमेंट मिस्टर ए को देने वाला। ठीक है? तो कह रहा है पेमेंट बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कोई भी बंदा जिसको सिक्योरिटी, जिसकी सिक्योरिटी किसी और ने होल्ड की हुई है, और सिक्योरिटी के बदले में वो इंटरेस्ट पे करने वाला है। पेमेंट टू एनी रेजिडेंट। नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सच एज डिवेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा। तो सिक्योरिटीज, जनरली सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट या डिवेंचर या बॉन्ड पे ही दिया जाता है। ठीक है जी? तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 5,000 रुपए के ऊपर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट दे रहे हैं, 5,000 के ऊपर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट दे रहे हैं, तो ही आपको टीडीएस काटना है, वरना टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुने। थ्रेशोल्ड लिमिट में कह रहा है नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 5,000। मतलब यहां 5,000 से ज्यादा पर, ग्रेटर देन 5,000 पर टीडीएस काटना है, अप टू 5,000 पे नहीं काटना। ठीक है? नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो इन केसेस में टैक्स डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है अगर इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, इफ सच सिक्योरिटी आर हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। कोई लिस्टेड डिवेंचर्स हैं जो कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में लिए गए हैं, वहां काटने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, तो काटने, मतलब इंटरेस्ट पेबल बाय सीजी और एसजी। अगर मैं सीजी हूं, मैं इंटरेस्ट काट दे रहा हूं आपको, तो मैं काट कर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं कराऊंगा, मैं तो खुद ही गवर्नमेंट हूं। ऑल वेल। तो एंड इंटरेस्ट पेड टू एलआईसी, जीआईसी और एनी अदर इंश्योरर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ओन्ड बाय सच इंश्योरर विथ फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच सिक्योरिटी। तो इन तीन सिचुएशन में टीडीएस काटने की जरूरत सिक्योरिटी के समय पर इंटरेस्ट देते वक्त नहीं है। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सैलरी और विनिंग वाले केसेस में जब पेमेंट पेई रिसीव करता है, यानी कि पेयर जब पे कर रहा होता है, डिडक्टर जब डिडक्ट करता है तब कटता है। लेकिन यहां पर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट अभी नहीं करी, उसके अकाउंट में क्रेडिट हमने कर दिया, उसके नाम पर क्रेडिट कर दिया, तो जिस दिन क्रेडिट कर दिया उस दिन ही हमें टीडीएस काटना है, और टीडीएस का रेट है हमारा 10%। ऑल वेल। तो अगला कह रहा है 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप देखना। ऊपर 193 कहता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज पे अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, डिवेंचर और बॉन्ड्स पे, तो टीडीएस कटेगा 193 पर। रेट ऑफ टीडीएस 10% है। 5,000 रुपए से ज्यादा पर, 5,000 से ज्यादा पर टीडीएस काटना है। और अगर इंटरेस्ट पे किया गया है एलआईसी को, जीआईसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को,
तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो पेमेंट बाय कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल पर्सन और एचयूएफ। ठीक है जी। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ये और बाकियों के केस में ये। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जब इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे बिल्कुल नहीं, उसके अलावा only if their turnover during the preceding financial year exceeding rupees 1 crore in the case of business and 50 lakh in the case of profession। जैसे कि मैं बैंक हूं, तो बैंक अपने अकाउंट होल्डर को क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो सिक्योरिटीज पे नहीं कर रहा। अगर सिक्योरिटीज पे कर रहा होता तो 193 के अंदर आ जाते, वो 194A के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बैंक हूं और मैं अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं टीडीएस का डिडक्शन, टीडीएस का रेट काट कर वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में डालूंगा। तो टीडीएस हर बार काटने की जरूरत नहीं होती। पेमेंट टू एनी रेजिडेंट, इससे पहले ये पढ़ लेता हूं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, ओनली इफ वो तभी टीडीएस काटेगा जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस में और 50 लाख से ज्यादा प्रोफेशन में। और अगर अदर पर्सन है तो कितना भी टर्नओवर हो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि मैंने आपको बैंक का एग्जांपल। ठीक है जी। पेमेंट आप किसी को भी कर रहे हो, एनी रेजिडेंट को। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सच एज इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। ठीक है। एक बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको जब इंटरेस्ट देता है तो वो टीडीएस काट के देता है, लेकिन छोटे मोटे पेमेंट पर टीडीएस वो लोग नहीं काटते। तो कह रहा है नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट। अगर आपको 40,000 रुपए तक का बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा है और या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 40,000, सीनियर सिटीजन हो तो 50,000। क्लियर है? ये सिर्फ बैंक के केस में, और अदरवाइज देन बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5,000। ऑल वेल। 5 से ज्यादा पर ही टीडीएस काटना है। 5,000 तक अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कोई बंदा किसी दूसरे को कर रहा है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? और एक बात और, ये जो 40,000 और 50,000 इंटरेस्ट सामने वाला पर्सन रिसीव कर रहा है, उसके मान लो 10-12 बैंक अकाउंट है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ब्रांचेस में। तो क्या ईच ब्रांच से मिलने वाले रुपए 40,000 या 50,000 या कलेक्टिव? तो बेटे आंसर है कलेक्टिव। मतलब ओवरऑल आप एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट अगर कोई बैंक दे रहा है, अलग अलग ब्रांचेस से दे रहा है, तो ओवरऑल 40,000 रुपए या 50,000 रुपए। कह रहा है वेयर द इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक द लिमिट इज 40,000 और 50,000 इन द केस ऑफ senior citizens shall be reckoned with reference to the aggregate interest credited or paid by all branch of the bank if the bank has adopted core banking solution technology। तो सीबीएस टेक्नोलॉजी अगर बैंक ने अडॉप्ट की है तो ही। तो नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केस, इन केस में टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से केस है? जब इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है तो ये पीजीवीपी के अंदर आता है। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर, और इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन रिफंड ऑन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का रिफंड देती है, तो रिफंड कब दे रही है? जब आपने रिटर्न भरा होगा। टीडीएस कब भरवाते हैं? जब रिटर्न भरवाना हो। तो जब ऑलरेडी आपने रिटर्न भर दिया तो दोबारा से क्यों टीडीएस काटो? उसके लिए दोबारा रिटर्न भरोगे आप। ये खेलते रहते हैं फिर, है ना। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड एंड इंटरेस्ट पेड बाय 1% एनी पर्सन टू बैंक, एलआईसी और अदर नोटिफाइड। टाइम ऑफ डिडक्शन सेम है पिछले वाले की तरह और रेट है 10%। ऑल वेल। अब एक अमेंडमेंट इसके अंदर भी आई। वो अमेंडमेंट क्या है जरा ध्यान से सुनो बेटे। एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। मोदी ये कह रहा है कि अगर किसी ने वन टाइम पैसे डाले 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में, किसी महिला ने डाले,
तो उसको 7.5% पर एनम का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा कंपाउंड होने के साथ, और वो कंपाउंड होगा क्वार्टरली। क्लियर है? तो वो महिला को जो इंटरेस्ट रिसीव होगा उस पर उसको टैक्स देने, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। रीजन, क्योंकि वो टोटल अमाउंट 40,000 रुपए या 50,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो consequently no tax under section 194A would be deductible by the post office on interest paid or credited under this scheme since the amount of interest would not exceed rupees 40,000। रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 लॉन्च किया था, जिसमें अगर किसी महिला की तरफ से पोस्ट ऑफिस के अंदर एक अकाउंट खुलवाया जाता है सेम इस नाम से 2 लाख रुपए जमा करके, तो उसको 7.5% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कंपाउंड होगा क्वार्टरली। तो ओवरऑल उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा इतना 40 से ज्यादा, तो फिर मना कर रखा है राइट, कि आपको नहीं देना। ठीक है, अब है टीडीएस ऑन डिविडेंड। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये अदर सोर्सेज के अंदर पड़ा था। बेटे मेरे 5,000 रुपए से ऊपर डिविडेंड पर होता है 10% का टीडीएस। ठीक है जी, ऑल वेल। फिर है 194C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और एक अपना टीडीएस इन द केस ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटे, 194C कह रहा है टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हो तो उस केस में टीडीएस, जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर से कोई काम करवा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर पता ही है आपको, ठेकेदार, या तो कोई पूरा ठेका दे दिया पूरे काम का, या मैं साल में 2-3 बार अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता हूं, तो वो जब मेरा काम करेंगे तो मुझसे पेमेंट लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर को जब मैं पैसे दूंगा तो फिर मैं उस पैसे में से टीडीएस का रेट जो है वो काट कर गवर्नमेंट को जमा करा के तब जाकर कॉन्ट्रैक्टर को वो पेमेंट करने वाला हूं। समझ में आ गई बात? तो पेमेंट बाय कोई इंडिविजुअल एनएचयूएफ ओनली इफ देयर टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़ इन द केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख इन द केस ऑफ प्रोफेशन। एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा। आप ये कह रहे हो कि सर ये इंडिविजुअल जिसका बिजनेस है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता है तो टीडीएस कटेगा। तो सर वो लोग कौन जो किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे अपने पर्सनल पर्पस के लिए? हम अपने लोकल अपने घरों में क्या काम नहीं करवाते, कराते हैं ना। तो क्या वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं देते? 100% देते होंगे। तो क्या वहां टीडीएस नहीं कटेगा? 100% कटेगा। उसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 194M। ये नया सेक्शन आया अभी थोड़े टाइम पहले, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। ये जितने भी ये रुपीज 1 करोड़ और 50 लाख आप देख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे नीचे वालों को टीडीएस नहीं काटना, गलत आ रहा है। 194M के अंदर मैं आपको 3 सेक्शन से रिलेट करवाऊंगा, जहां पर आपको पता लगेगा कि 1 करोड़ और 50 लाख से कम वाले भी और ज्यादा वाले भी। ज्यादा वाले कौन? वो पर्सनल वाले जिनका बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो लोग भी वहां पर मैं सिखाऊंगा कि उनको भी टीडीएस काट के देना। ऑल वेल। तो फिलहाल हम यहां पर दोबारा आ रहे हैं, टीडीएस इन द केस ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो सेक्शन 194C ये कह रहा है पेमेंट बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली इफ देयर टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड रुपीज 50 lakhs इन द केस ऑफ प्रोफेशन, अदर पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर पैसे दे रही है काम करवाने के, तो वो टीडीएस काटेगी, चाहे कंपनी का टर्नओवर कुछ भी हो। पेमेंट हम किसी को भी कर रहे हैं, बस वो रेजिडेंट होना चाहिए। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? हमने उससे क्या करवाया? कोई काम कराया। तो सुनना, एक लिमिट है। अगर छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 10,000 2,000 का काम करते हैं यार, उनसे थोड़ी, उनको तो पता ही नहीं टीडीएस का मतलब क्या होता है। उनको पूरा ये जितना मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं इतना टाइम उनको समझाने में लग जाएगा। तो अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट, और अगर एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट पे टीडीएस कटेगा।
जैसे ही आपकी पेमेंट 1 लाख रुपए से ऊपर हो गई, आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टीडीएस का काट लेना है। क्लियर है? और अमाउंट होगा 1%। कितना परसेंट बेटे? 1%। एक एग्जाम्पल है यहां पर, जरा देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड बाय ए लिमिटेड टू मिस्टर जेड, ए कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 इन कनेक्शन विथ कॉन्ट्रैक्ट वर्क आर एज फॉलो। देखो अलग अलग है। 25,000 30 जून को दिए, 25,000 31 अगस्त को दिए और 30,000 31 12 को दिए। तो इस वाले प्रोविजन को देखना, ये वाला क्या 1 लाख रुपए से ऊपर होता है? 30 50 70 80 सर नहीं होता। ये सिंगल है 30,000 की, लेकिन यहां क्या कह रहा है? डज नॉट एक्सीड 30,000। तो ये 30 से ऊपर एक्सीड तो नहीं है, मतलब ना तो इस पे टीडीएस कटेगा इंडिविजुअल, ना इस पे और ना इस पे। लेकिन जब आगे बढ़े, ए पेमेंट ऑफ 28,000 ड्यू टू मिस्टर जेड वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1 मार्च 24। अब चारों को जोड़ो, 30 50 70 80 1,08,000। क्या ये 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया? यस, एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो हो गया। अब टीडीएस कटेगा। तो ये कह रहा है डिस्कस द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194C। देखो क्या कहता है। The individual payment do not exceed rupees 30,000, but since the aggregate payment during 23-24 exceed rupees 1 lakh, पेमेंट ऑफ 28,000 बुक्स ऑफ अकाउंट में आ चुकी है, तो टोटल अगर जोड़ते हो तो ये 80,000 प्लस 28,000 1,08,000 बन गए। तो टीडीएस आएगा 1% से पूरा अमाउंट डिडक्ट होगा। तो टोटल आपका जो पेयर है वो 26,920 रुपए देगा लास्ट पेमेंट के टाइम पर। लास्ट पेमेंट के टाइम पर टोटल 28 की पेमेंट वो नहीं करेगा। 28,000 में से 1,08,000 का 1% डिडक्ट करके बाकी पेमेंट जेड को देगा। जेड बाद में गवर्नमेंट से क्लेम ले सकता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब कुछ एग्जेम्पशन है, ये भी देखना। अगर आप कोई छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो, ट्रांसपोर्टर हो, अगर आपको पेमेंट दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है। आप कौन हो? याद करो, 35E वाला प्लाइंग हायरिंग जो ट्रक थे, जिनके पास 10 से कम ट्रक होते हैं, वो यहां पर एग्जेम्प्ट होते हैं। तो कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टर। याद आ गया, पीजीबीपी सेक्शन 35। ठीक है जी। नो टैक्स टू बी डिडक्टेड, सॉरी 35 नहीं, 44EE वाले जो प्रोविजन थे सबसे लास्ट में जो हमने करे थे। Special provision for transporter, no tax to be deducted if all the conditions listed below are fulfilled. The transporter is engaged in the business of plying, hiring or leasing goods carriage. The transporter owns 10 or less goods carriage, ये आपने वहां भी पढ़ा होगा। और ट्रांसपोर्टर ने अपना पैन नंबर आपको दे दिया। ठीक है, एक तो पहली बात वो हो गई। दूसरी बात, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द पेमेंट इज टू बी मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ टू कॉन्ट्रैक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस, इवन इफ द टर्नओवर ऑफ सच इंडिविजुअल और एचयूएफ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 50 लाख और 1 करोड़। क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 194M, हम वहां पर देखने वाले। यहां पर सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए। ये सेक्शन किसके लिए? बिजनेस के लिए। चलो जी, तो टीडीएस का रेट देख लेते हैं। टीडीएस रेट 1% है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हैं, और अगर किसी और कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टर एक कंपनी है, तो 2%। ठीक है, वर्क की यहां पर मीनिंग दे दी गई है और ये आपको पढ़ना है। अब जरा बेटे ध्यान से सुनना। हम लोगों ने जो जो किया है एक बार उसको रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम आगे दोबारा बढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192 है टीडीएस ऑन प्री मेच्योर टैक्सेबल विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, 10% का रेट है। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, 194B ये नया आया ऑनलाइन गेमिंग 30%, 194BB हॉर्स रेसेस से है 30% है, पेमेंट 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए दोनों में, इसमें भी और पहले वाले में। ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा नेट अमाउंट 30%। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 5,000 तक की छूट है। और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे कि बैंक ने किसी को दिया इंटरेस्ट, तो 40,000 और 50,000 की छूट है और 10% का रेट है। महिला सम्मान सर्टिफिकेट पे कोई टीडीएस नहीं है। और अगला था हमारा 194 डिविडेंड, ये आपने पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
194C सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, 2% 1%, 1% कब जब इंडिविजुअल एचयूएफ है, 2% कब जब अदर पर्सन है, और दूसरी बात पेमेंट कर रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस से है और प्रोफेशन से 50 लाख से ज्यादा है। क्लियर है? पेमेंट किसको कर रहे हैं? रेजिडेंट को कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा हुआ। यहाँ एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखें। तो ये 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से हैं, इनको आप देखेंगे। अगला है टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। तो एक दो हम और कर लेते हैं, उसके बाद एक और सेशन में लूंगा, वहां पर हमारा टीडीएस कंप्लीट होगा। फिर एक छोटा सा सेशन टीसीएस का लेंगे। तो लगभग 2.25 क्लास या 2.5 क्लास के अंदर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सेक्शन 194D कहता है टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को इंश्योरेंस कमीशन दे रहा है, अगर वो कमीशन 15,000 रुपए तक मिल रहा है। आपको पता है ना, इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो जो एलआईसी की पॉलिसी वगैरह करवाते हैं, तो कंपनी उनको क्या देती है? इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देती है। अगर साल भर में कमीशन, अगर जो कमीशन है वो फाइनेंशियल ईयर में 15,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज 5% के रेट से टीडीएस जो है वो कट जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऑल वेल। और ये भी बड़ा अच्छा है 194DA। 194D क्या है? टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, जो कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देती है तो उस समय टीडीएस काट लेती है। अब डीए क्या कहता है? जब इंश्योरेंस कंपनी ने जिस पर्सन की इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको मेच्योरिटी के टाइम पर उसके पेमेंट करी। क्लियर है? मेच्योरिटी के टाइम पर मान लो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसने रेजिडेंट को पेमेंट करी मेच्योरिटी के टाइम पर, तो वहां पर टीडीएस काटेंगे। लेकिन कितना काटेंगे? तो मेरे प्यारे, नेट इनकम निकालेगी एलआईसी, जो भी सामने वाला पर्सन अमाउंट रिसीव करने वाला है उसमें से उसने जितने अमाउंट पेड कर रखे हैं, जैसे मैं हर महीने अपनी एलआईसी की इंश्योरेंस प्रीमियम भरता रहता हूं, 15 साल तक भरूंगा मान लो, 15 साल बाद मुझे मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा। जो भी अमाउंट मिलेगा वो यहां लिखूंगा, माइनस 15 साल में जो पे किया वो यहां, बचे हुए पेमेंट पर जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर मैं क्या देने वाला हूं? टीडीएस, जो कि 5% के रेट से है। और हाँ, अगर 1 लाख रुपए मुझे मिल रहा है तो वहां पर टीडीएस नहीं कटेगा, 1 लाख रुपए से ऊपर पर टीडीएस कटता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये हमारा कंसेप्ट है। आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। ये टीडीएस का आपको पूरा, ये डायरेक्ट टैक्स का टीडीएस का चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।